हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, हमारे एग्जाम्स नज़दीक से नज़दीक से नज़दीक आते जा रहे हैं और हमारी तैयारियां और जोर शोर से बढ़ती जा रही हैं। और इन तैयारियों को सपोर्ट करने के लिए मैं मॉक टेस्ट की सीरीज आपके साथ लेके आ रहा हूं और इसके साथ साथ में डेली बेसिस के ऊपर हमारे सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के रिविजन्स भी चल रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग वो रिविजनरी क्लासेस भी साथ साथ में देख रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई कमेंट हो जरूर 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 उसके ऊपर पोस्ट कीजिएगा और साथ साथ में मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए। आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की इंफॉर्मेशन और यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे मैंने आपको स्कैन कोड दिया है। ये स्कैन कोड मेरे टेलीग्राम चैनल का है। मेरे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आज कल शेयर कर रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इस स्कैन कोड को सिर्फ स्कैन कीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल फोन एप्लीकेशन टेलीग्राम का ऑलरेडी है तो इसको स्कैन करके आप मेरे चैनल की तरफ चले जाते हैं और आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए मेरे बेटा, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल फिलहाल में दीपा यहाँ पे है मेरे हाँ, यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, शी इज दीपा ने, और उसके बाद पुष्प ने, और उसके बाद फिर पार्थ ने जैसे रिजल्ट्स मेरे को दिए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के रिजल्ट्स आप लोग भी मेरे को देंगे आने वाले टाइम में। और इस सिलसिले में हम लोग अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे हैं। ये वाली किताब आप सबके हाथ में है, ये वाली किताब सबके पास है। इस किताब को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीए इंटरमीडिएट के लिए किताब है, न्यू सिलेबस की किताब है। 25 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट हैं। ऑडिट का है, लॉ का है, ITSM जिसे आजकल EASM कहते हैं, और टैक्स का है। टैक्स के सारे मॉक टेस्ट के सोल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ। मेरे बेटा, आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट नंबर 22। लेट अस स्टार्ट विद मॉक टेस्ट नंबर 22। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है एग्जामिनर। पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है दैट फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर ऑफ एन आर्म्ड पर्सनल हु डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशनल ड्यूटीज शैल बी। मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आर्मी ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स अगर मारे जाते हैं ड्यूटी के दौरान, उदाहरण के तौर पे आप सबको बड़े अच्छे से याद है, अभी कुछ समय पहले पुलवामा अटैक हुआ था। कश्मीर श्रीनगर का एक इलाका पुलवामा पे अटैक हुआ। वहाँ पे हमारे लगभग 40 सोल्जर्स की डेथ हुई, शहीद हुए। और उन 40 सोल्जर्स की डेथ के बाद अब उनके घर वालों को जो भी पेंशन दी जाएगी वो पेंशन का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज हु हैव बीन मर्डर्ड, उन सब की रिस्पेक्ट में ये फैमिली पेंशन को एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज इट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड, और उसका सेक्शन रहेगा सेक्शन 10 सब सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 10-18 हम लोग यूज करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र जीते हैं, जिसको हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 20 लोकल अथॉरिटीज के लिए है, लोकल अथॉरिटीज की इनकम को एग्जेम्प्ट रखा गया है। और 10-19 जो है दिस इज फॉर द विनर्स या सोल्जर्स हु हैव डाइड ऑन ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा है, कहता है एग्जामिनर there will be no partial integration of agriculture income with non-agriculture income with if non-agriculture income does not exceed। अगर non-agriculture income आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या उसके बराबर है तो फिर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अच्छा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड हमारे पास रूल्स हैं, ये बेसिकली रूल्स कहाँ पे गिवन है, ये जो हमारे पास फाइनेंस एक्ट आता है उस फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल जो होगा उस शेड्यूल का पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के रूल्स क्या हैं। तो ये जो भी हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की बात करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ये सब कुछ फाइनेंस एक्ट में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट ऑन 15 अक्टूबर 2018 इज 105 लाख रुपए। तो लॉन्ग टर्म एसेट को बेचने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया है 105 लाख रुपए। द एसएससी हैज इन्वेस्टेड 50 लाख रुपए इन RECI बॉन्ड्स ऑन 31 मार्च 2018। याद रखिएगा अक्टूबर के अंदर उसने बेचा था, तो अक्टूबर के बाद 6 महीने का टाइम मिल जाता है। 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? 50 लाख रुपए का ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन RECI बॉन्ड्स। तो क्या इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? आंसर इज यस। फिर वो कह रहा है कि NHA बॉन्ड्स के अंदर 18 मई को इन्वेस्ट किया। यहां पे स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज 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 परेशान मत होना, मेरे को बार बार कॉल्स मत करना। यहां पे गलती से 18 लिखा हुआ है, ये 19 होना चाहिए, यहां पे भी 2019 आना चाहिए। तो 6 महीने के बाद जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसके ऊपर 54EC का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। विद इन 6 महीने जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसका एग्जेम्पशन मिलता है। तो एग्जेम्पशन यहाँ पे 50 लाख रुपए का मिलेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट इन RECI बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है GGC लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इज लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2005 के अंदर, 2004 के अंदर, इनफैक्ट मैं बोल गया 2004-2005, जबकि मेरे को बोलना था 2014-2015। 2014-2015 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, जहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली साहब। और उन्हीं दिनों में जब ये नई सरकार बनी थी, उन्हीं दिनों में बिहार और बंगाल के अंदर इलेक्शंस थे। उन्हीं दिनों में कुछ टाइम के बाद बिहार और बंगाल के अंदर इलेक्शंस थे। फिर 2 जून की बात कर रहे हैं, 2 जून को, उसी साल 2 जून को हैदराबाद और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से नई स्टेट बनी थी तेलंगाना। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि 4 क्रूशियल स्टेट्स थी। 4 क्रूशियल स्टेट्स कौन सी? बिहार और बंगाल में इलेक्शंस हैं, तो देवर क्रूशियल फॉर बीजेपी। उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना नई स्टेट बनी। तो दोनों एक तरह से नई स्टेट्स हैं। आंध्र का बंटवारा हो रहा है तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, तेलंगाना नई स्टेट है, ऑलरेडी इकोनॉमी नीचे होगी। तो इन चारों स्टेट्स के अंदर, बंगाल और बिहार के अंदर पॉलिटिकल रीजन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए अरुण जेटली साहब ने कानून बनाया था कि साहब अगर कोई बैकवर्ड एरियाज के अंदर, इन स्टेट्स के बैकवर्ड एरियाज के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का देंगे, प्लस 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50% का। बस उसी से रिलेटेड ये वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज के अंदर इसने अपनी मशीन सेटअप करी है। बैकवर्ड एरियाज कौन से हैं? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इसने अपना मशीन सेटअप किया है। 20 लाख का इसने मशीन लिया और वो पूछ रहा है कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। 20 लाख की मशीन है तो 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 35% का एडिशन डेप्रिसिएशन, टोटल विल बी 50%। 20 लाख का 50% विल कम टू 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैंने आपको रीजन के साथ बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश who is 32 years of age has a long-term capital gain on transfer of equity shares for 2,50,000 रुपए, 25,000 रुपए, which is exempt under section 112A। बिल्कुल ठीक बात है, 1 लाख रुपए तक के सारे कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होंगे, टैक्सेबल नहीं होंगे। तो सेक्शन 112A के हिसाब से 25,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड द डिडक्शन ऑफ 80,000 रुपीज इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। ठीक बात है। He has to file the return of income for the assessment in 1920, previous year 1819, only if his return of income, only if total income exceeds। मेरे बेटा याद रखिएगा, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो फिर हम लोग रिटर्न भी सबमिट नहीं करते। तो यहाँ पे सेक्शन 80C का 80,000 रुपए दिया हुआ है, जो कि रेलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट है। और साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा
यहां पे याद रखिएगा कि आपको 25,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का डाटा दिया हुआ है जो कि वैसे ही एग्जेम्प्ट है। इस वजह से अब आप अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाता है तब उसको रिटर्न सबमिट करनी है, अदरवाइज रिटर्न सबमिट नहीं करनी है। 2.5 लाख रुपए मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन में 2.5 लाख रुपए की अप्लाई होगी इसके लिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 जो कहीं कहता है एडवांस टैक्स इज पेबल बाय द एसएससी ऑन हिज और इट्स टोटल इनकम विच इंक्लूड्स। याद रखिएगा एडवांस टैक्स हम लोग हमेशा पे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, मैं रिपीट कर रहा हूं, एडवांस टैक्स हम लोग हमेशा पे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर करंट इनकम। करंट इनकम में हम लोग हमेशा कैपिटल गेन्स और कैजुअल इनकम्स को भी शामिल करते हैं। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाता है बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 7 कहता है मिस्टर जे हैज परचेज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर 5 लाख रुपए इन अप्रैल 2018 एंड सोल्ड द सेम फॉर 5,50,000 रुपए इन जुलाई 2018। द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स विल बी। मेरे बच्चे कार फॉर हिज पर्सनल यूज, मूवेबल एसेट जो पर्सनल यूज का है, जो डेप्रिशिएबल नेचर का है, उसे कभी भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया। अगर आप एक बार मेरी तरफ देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस समय आप देख पा रहे हैं मैंने एक घड़ी बांधी हुई है। ये घड़ी मूवेबल है, मेरे पर्सनल यूज के लिए है और डेप्रिशिएबल नेचर की है, तो घड़ी कैपिटल एसेट नहीं है। एट द सेम टाइम मैंने एक डायमंड रिंग पहनी हुई है जो कि मेरे को मैरिज में मिली थी। डायमंड रिंग पहनी हुई है, ये भी मूवेबल है, ये भी पर्सनल है, लेकिन डायमंड रिंग डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये एप्रिशिएट होगा। और क्योंकि ये एप्रिशिएबल नेचर का एसेट है इस वजह से सरकार ने इसे कैपिटल एसेट माना है। यहां पे हमारे इस एग्जांपल के अंदर बात हो रही थी कार की, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएबल एसेट है जो कि डेप्रिशिएट होगा। इस वजह से इस कारणवश इसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और कोई कैपिटल गेन इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा पहले आप ग्रॉस सैलरी में ऐड कीजिए और उसके बाद आप ग्रॉस सैलरी में से उसको लेस कर दीजिए। लेस कितना करेंगे? लेस होगा मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपए। सेक्शन यूज होगा सेक्शन 16 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 9 Which of the following income will be taxable as income from other sources? एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सी इनकम ऐसी है जो अदर सोर्सेज के चैप्टर में आप टैक्सेबल करेंगे। कौन सी इनकम है? पॉइंट ए, परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम हस्बैंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नहीं, ये तो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में जाएगा। सेकेंड, परचेज ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर एट द इनवर्स वैल्यू विच इज लेस देन द मार्केट वैल्यू। क्या रहा है कि जो बेच रहा है वो बेचने वाला एक डीलर है, इस वजह से खरीदने वाले को अगर सस्ते में वो खरीद रहा है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट माना जाता है, इस वजह से उसे टैक्सेबल नहीं किया जाता। थर्ड, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट फ्रेंड ऑन द मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, मैरिज एनिवर्सरी पे अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल है और यहां पे कैश मिल रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कैश 50,000 से ज्यादा है, इस वजह से हम लोग टैक्सेबल कर रहे हैं। और ऊपर इसके बाद लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, जो कि गलत है, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिस्टर जे हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 1,50,000 रुपए इन कैश फ्रॉम मदर्स सिस्टर। मदर्स सिस्टर का मतलब हो गया मासी, या बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं मौसी। तो मौसी या मासी, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं उसके हिसाब से मासी या मौसी रिलेटिव माना गया है। और क्योंकि वो रिलेटिव है, रिलेटिव से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। पूछ रहा है मिस्टर जे हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 1,50,000 रुपए इन कैश फ्रॉम हिज मदर्स सिस्टर। द अमाउंट शैल बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ। ये जो पैसा है किसकी इनकम है? ये जो पैसा है ये इनकम है मिस्टर जे की। इट इज द इनकम ऑफ मिस्टर जे। हाँ, ये इनकम तो है लेकिन एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। इनकम तो है, एग्जामिनर इनकम के बारे में बात कर रहा है, इनकम है, एग्जेम्प्ट होगा मिस्टर जे के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहा है अ कैश पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रुपए अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 आर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ। अगर आपने कैश पेमेंट किया है 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट है तो वो 100% डिसअलाउ होगा, कुछ भी उसके अंदर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा डिसअलाउ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दैट द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैव बीन मेड टू अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे ध्यान देना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। विदाउट डूइंग एनी टीडीएस, आपने रेसिडेंट को पेमेंट करी है और टीडीएस नहीं काटा है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना आप पेमेंट करेंगे उसका 30% का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा, सैलरी से रिलेटेड है। कहता है मिस्टर जे इज एम्प्लॉयड इन जीजीसी लिमिटेड एंड हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल डिजीज। एक व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उस व्यक्ति की वाइफ को एक भयंकर बीमारी है, क्रिटिकल डिजीज से डेथ हो सकती है। द कंपनी हैज सेंट मिस्टर जे एंड मिसेस जे टू यूएसए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जे। दोनों हस्बैंड वाइफ को यूएसए भेजा कि अपना वहां पे जाके इलाज करवा के आइए। द कंपनी हैज इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जे एंड द स्टे आउटसाइड इंडिया ऑफ मिसेस जे एंड मिस्टर जे अमाउंटेड टू 17 लाख रुपीज, बट आरबीआई परमिटेड ओनली 15 लाख रुपए। तो याद रखिएगा, जितना आरबीआई की लिमिट सेट की जाती है, परमिटेड होता है, उतना एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 15 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ 2 लाख रुपए का, दैट विल बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर जे। आगे भी पढ़ते हैं। द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,50,000 रुपए। सैलरी ऑफ मिस्टर जे वॉज 5 लाख रुपए। मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा होती है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल होते हैं। यहां पे वो कह रहा है कि सिर्फ अकेले सैलरी की इनकम उसकी 5 लाख है, दैट मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है, इस वजह से ट्रैवलिंग का पैसा भी टैक्सेबल होगा। तो 2 लाख रुपए तो आप पहले ये वाला टैक्सेबल कर दो और उसके बाद 1.5 लाख का ट्रैवलिंग का पैसा भी टैक्सेबल कर दो, तो टोटल टैक्सेबल होगा 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए को मैंने यहां पर टैक्सेबल कर दिया क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 में आ रही है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ड्यूरिंग द असेसमेंट इन 1920 दैट इज प्रीवियस ईयर 1819 मिस्टर जे हैज फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,75,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज 96,000 का ब्रॉट फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इज 37,000। What is a capital gain taxable in the hands of Mr. J and how much loss can be carried forwarded for the assessment year 2020-2021? मेरे बच्चे हमेशा 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 याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म की इनकम में से आप लॉन्ग टर्म का लॉस भी सेटअप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का लॉस भी सेटअप कर सकते हैं। तो करंट ईयर के अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म की इनकम है, आप करंट ईयर की इनकम में से लॉन्ग टर्म का लॉस और शॉर्ट टर्म का लॉस दोनों सेटअप कर सकते हो। तो जब हम लोग इन दोनों को सेटअप करेंगे तो कितना आ रहेगा भाई? 1,75,000 है, 1,75,000 में से 96,000 आपने लेस किया, 37,000 और लेस किया, तो भाई मेरे हिसाब से इनकम आ जाती है 42,000 रुपीज एंड देन 0। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है Mr. J has acquired 1,000 equity shares of GGC Limited for the amount of 4 लाख रुपए in April 2004। मैं रिपीट कर रहा हूं, Mr. J acquired 1,000 equity shares of GGC Limited for 4 लाख रुपए in April 2004। He received bonus shares on the ratio of 1:1। बोनस शेयर्स मिले हैं, रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है। He sold all bonus shares in January 2019 through recognized stock exchange for 8 लाख रुपए। मेरे बच्चे याद रखिएगा, बोनस शेयर्स अगर अप्रैल 2001 के बाद इशू हो रहे हैं तो उनका कॉस्ट होगा 0। बेचा है 8 लाख का, तो 8 लाख में से 0 का कॉस्ट आपने माइनस कर दिया, तो देयर इज अ कैपिटल गेन ऑफ 8 लाख रुपए एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 8 लाख रुपए। उसके आगे वो कहता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। उसके बाद वो कहता है
द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे फॉर द असेसमेंट इन 1920 प्रीवियस 1819 इज, मेरे बच्चे याद रखिएगा, यहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सेक्शन 112A की कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एसटीटी के बारे में मेंशन नहीं है, क्योंकि एसटीटी पेड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं अज्यूम कर लूं एसटीटी पेड है। अगर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि एसटीटी पेड है, तो उस केस में 8 लाख में से 7 लाख रुपए का एग्जामिशन दे देना, 1 लाख रुपए का एग्जामिशन दे देना और 7 लाख रुपए टैक्सेबल कर देना। लिख देता हूं ये बात मैं यहां पे आपको। 8 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। सेक्शन 112A का 1 लाख रुपए का आपने एग्जामिशन दिया, तो उस केस में टैक्सेबल आ जाएगा 7 लाख रुपए। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे 112A की इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, और साथ साथ में दूसरा 7 लाख रुपए का तो कोई आंसर भी गिवन नहीं है। तो इट्स बेस्ट पॉसिबल कि आप सेक्शन 112A को इग्नोर कर दें और पूरे 8 लाख रुपए को ही यहां पर टैक्सेबल कर दें। दैट इज मोस्ट वायबल आंसर दैट कैन बी गिवन। क्वेश्चन 15 के बाद अब हमारे पास जीएसटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन में 16 जो कि बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है Messrs. Johar and Associates is a CA firm of Delhi and provides certain services to their clients. एक CA firm है जो कि कुछ सर्विसेज दे रही है, बिल्कुल ठीक बात है। To the clients who are unregistered under GST, तो जो क्लाइंट है वो अनरजिस्टर्ड है और ये CA firm सर्विसेज दे रही है। Who shall generate e-way bill in the given case? है e-way bill, e-way bill कहां से आ गया? सर्विसेज के केस में भाई कौन सा e-way bill होता है? सर्विसेज के केस में देयर इज नो ई-वे बिल। ई-वे बिल तो गुड्स के केस में होता है। तो फिर यहां पे आंसर सी आ जाएगा, ई-वे बिल इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट इज अ केस ऑफ अ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 17, द इनपुट्स आर procured by Mr. J for his business and the same are being utilized in manufacturing of exempted as well as taxable goods. How much ITC on such inputs can be claimed? बड़ी सीधी सी बात है, कुछ इन्होंने इनपुट्स परचेज किए हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा और उसको यूज करके ये टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों प्रकार के गुड्स बना रहे हैं। टैक्सेबल गुड्स भी बन रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बन रहे हैं, दोनों प्रकार के गुड्स बन रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रोपोर्शनेट आईटीसी का रिवर्सल होगा या डिसअलाउ होगा और सिर्फ प्रोपोर्शनल आईटीसी अलाउ होगा। नाउ द क्वेश्चन एनालिसिस, कौन से प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं कौन से प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं? आंसर बड़ा सिंपल है, जिस प्रोपोर्शन में टैक्सेबल गुड्स हैं उस प्रोपोर्शन का आईटीसी अलाउ कर दो। अब ये कैसे पता चलेगा या प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? उसके लिए रूल नंबर 42 में कुछ कंडीशंस और कुछ सिस्टम गिवन है। ये रूल नंबर 42 आप लोगों को मेरे क्लास नोट्स पे अच्छे से मिल जाएगा। तो यहीं पे मेरा आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन 17 का आंसर है प्रोपोर्शनेट, जो कि रूल नंबर 42 के हिसाब से अप्लाई हो रहा है। हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सेलेक्ट द सिचुएशन विद अ क्रेडिट इन केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट शैल बी अलाउड। मेरे बेटा, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट किया था आईटीसी के अंदर, और ब्लॉक क्रेडिट के अंदर हमें बताया गया था कि कौन कौन से सिचुएशन में आईटीसी नहीं मिलता, उसके एक्सेप्शन केसेस भी दिए हुए थे। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में एक्सेप्शन केस है हमारे पास कि अगर हम लोग उनको यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर उनको यूज कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इन सभी केसेस में ब्लॉक क्रेडिट अलाउड नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स आईटीसी मिलेगा, आईटीसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो 18th का माय आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, what is the time of the supply of services in case of an associate enterprises receives services from the service provider who is located outside India? मेरे बेटा, सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जब आपने पेमेंट कर दिया या जब आपने पेमेंट कर दिया या जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी, विच एवर इज अर्लियर विल बिकम योर डेट ऑफ सप्लाई। तो वो उसके हिसाब से आपको टाइम ऑफ सप्लाई आपका आराम से कैलकुलेट हो जाएगा।
Then we are going to question number 20. Whether a restaurant serving alcohol along with the other food etc. to the customers can opt for the composition scheme under section number 10? Answer is big no. अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है और वो साथ में अल्कोहल भी दे रहा है तो उसको बिल्कुल भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया जाता, नेवर एवर. क्वेश्चन नंबर 21. An area up to dash belongs to the state or belongs to the union territory as far as the GST is concerned. Area up to the dash 12 nautical mile तक का area within the sea is regarded as an area of that particular state or that particular union territory. क्वेश्चन नंबर 22 पे जा रहे हैं. Input tax credit on account of SGST is available in the electronic credit ledger shall be utilized for the tax payment. बिल्कुल ठीक बात है. जो हमारा SGST है या जो हमारा CGST है, SGST का सेटअप पहले आप SGST के साथ करेंगे, बच गया तो आप उसको IGST के साथ सेटअप करेंगे, लेकिन CGST के साथ सेटअप नहीं हो सकता. सिमिलरली CGST का अमाउंट पहले CGST के साथ सेटअप होगा, बच गया तो IGST के साथ सेटअप होगा, SGST के साथ कभी सेटअप नहीं हो सकता. तो यहाँ पे द आंसर विल बी फर्स्ट इट विल बी सेटअप फ्रॉम SGST एंड देन फ्रॉम IGST. फर्स्ट फ्रॉम SGST एंड देन फ्रॉम IGST. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी पार्ट. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following inward supply are not eligible for ITC in case of a company manufacturing paints? पेंट्स के लिए कौन कौन से सिचुएशंस में ITC नहीं मिलता, उनके बारे में बात हो रही है. फूड्स एंड बेवरेजेस व्हिच आर सर्व्ड टू द एम्प्लॉय, यस, फूड्स एंड बेवरेजेस का कभी ITC नहीं मिलता. आउटडोर कैटरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस क्लाइंट्स, यस, इसका भी ITC नहीं मिलता. ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, यस, इसका भी कभी ITC नहीं मिलता. दैट मीन्स ITC ऊपर इनमें से किसी भी केस में ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 24. द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट. बड़ा आसान सा है. इफेक्टिव से ही मेरे को बात समझ आ गई कि यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है. मेरे बेटा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज. नाउ द इशू राइजेस कि 30 डेज कहां से चेक करेंगे? 30 डेज कहां से चेक करेंगे? जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया या 10 लाख क्रॉस कर गया, उस दिन से आपके 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन आपका वो 20 लाख क्रॉस हुआ था उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. दैट इज रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगा. लेकिन मान लीजिए अगर आप 30 डेज पार कर गए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए लागू उस दिन से होगा जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है. यही बात यहां पे है कि रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन डैश where the application for the registration has been submitted within dash from such date. So it will be applicable, it becomes liable to registration and 30 days has to submit application within the period of 30 days. और 30 दिन में कर देगा तो liable या उसका registration उस दिन से मिलेगा जिसने टर्नओवर क्रॉस किया था. Question 25, last not the least. Mrs. A being a registered taxable person procures goods, that is waste and scrap, in an auction from the state government of Maharashtra. तो यार इसका मतलब ये हुआ कि मिसेस ए के लिए RCM का कंसेप्ट लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट लगेगा. RCM ऑफ गुड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. द क्रोनोलॉजिकल ऑफ द इवेंट्स इज एज फॉलोज. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, डेट टू डेट की बात कर रहे हैं. इट इज समथिंग एज फॉलोज. The date of receipt of goods is 24th of September. The date on which the payment is entered in the books of accounts is 21st of September. The date on which the payment is debited in the bank account is 22nd of September. मेरे बेटा याद रखिएगा, the date when it is recorded in the books of accounts, एक तो ये वाली डेट हम लोग चेक करते हैं recorded in the books of accounts, और एक हम लोग चेक करते हैं the date of receipt of the goods by Mrs. A जो import की केस में है या फिर RCM की केस में जो मिल रहे हैं goods. इन दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट होती है वो बन जाती है टाइम ऑफ सप्लाई. तो 21 सितंबर और 24 सितंबर में से अर्लियर आएगा 24 सितंबर.
तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है 21 सितंबर। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे राइट हैंड साइड पे टेलीग्राम चैनल का एक स्कैन कोड है, आप इसे कॉपी करें या इसे स्कैन करें और डू बिकम अ मेंबर ऑफ माय फैमिली ऑन टेलीग्राम चैनल। आई विल लव टू सी यू ओवर देयर। कभी भी कोई डाउट हो प्लीज़ मेरे से पूछते रहिएगा। बी इन टच टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, and together we can score a very good results. Bye bye and take very good care of yourself. Best of luck to all of you. Work hard, study hard, and I will support you like a rock. Bye bye.